हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम RBN। नेम इज़ इनफ, नाम ही काफ़ी है। मैं आपके साथ हूँ वापस एक नए वीडियो को लेकर, आपके प्यारे से क्यूट से चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस इट्स और लास्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ लेसन फर्स्ट। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, ये वर्ड आपने +1 में 11th में स्टडी करा था, +1 में स्टडी करा था। अब सर +1 में किसने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो फिर भी पढ़ेंगे। टॉर्क आपका +1 में स्टडी किया हुआ है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, डाइपोल यू नो डाइपोल, आप डाइपोल को जानते हैं, पढ़ा आपने। इससे पीछे वाले जो टॉपिक्स थे वो अपने डाइपोल के लिए थे। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू नो अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं? आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 टाइप्स का होता है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था, उनमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में जाएं, वहाँ आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टीज़ के वो जो वीडियोस हैं उनमें आप उन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को एक बार स्टडी कर सकते हैं। बट फिर भी इस टॉपिक में मैं आपको यूनिफॉर्म के बारे में एक बार बता दूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमें इक्वल डिस्टेंस, इक्यू डिस्टेंस लाइंस से डिफाइन करना होता है। ठीक है, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करें और ये इक्यू डिस्टेंस पैरेलल लाइंस जो हैं वो ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सम सच इमेजनरी एंड स्मूथ कर्व लाइंस से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कुछ काल्पनिक रेखाओं की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब आपने पढ़ा था तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं उन्हें ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने ये इमेजनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की है। ये ड्रॉ लाइंस जो हैं अगर आपकी इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हो, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, और ये लाइंस जो हैं वो ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। यानी एक्चुअल में ऐसा विद्युत क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान उस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु के ऊपर समान रहे, यानी वह क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान रहे, साथ ही दिशा भी प्रत्येक बिंदु पर क्या रहे, समान रहे, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन इक्वल चले, समान चले, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफाइन कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये क्लियर हो गया। तो डिफाइन करने के लिए आपको इक्वल डिस्टेंस वाली पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। और ये इक्वल डिस्टेंस वाली पैरेलल लाइन यहाँ पर ये डिफाइन करती है कि इस फील्ड में कोई भी अगर आप पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मान जो है और डायरेक्शन जो है वो इक्वल चलेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम शुड बी पैरेलल एंड शुड बी इक्यू डिस्टेंस अपार्ट फॉर ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लाइंस ड्रॉ करें, इसको डिफाइन करने के लिए, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो लाइंस ऑल ऑफ देम शुड बी पैरेलल एंड शुड बी
इक्वी डिस्टेंस अपार्ट फॉर ईच अदर। ऐसी लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये वर्ड क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वर्ड जो है वो क्लियर हो गया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको स्टूटेड करना है, रखना है किसको? डाइपोल। एंड यू नो अबाउट डाइपोल। क्या होता है डाइपोल? यू नो अबाउट डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले आइडेंटिकल चार्ज हों, ठीक है, और उनका नेचर जो है वो अपोजिट हो, वो हमें इसमें रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट अस सपोज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। हमने कंसीडर किया है कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज ई, उसका परिमाण जो है दैट मैग्नीट्यूड इज ई एंड डायरेक्शन इज इन द राइट। डायरेक्शन इज इन द राइट, यू सी इन द बोर्ड, ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो जैसा आपने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिखे। लेट अस सपोज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज ई एंड डायरेक्शन इज इन द राइट, यू सी इन द बोर्ड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कीप इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस फील्ड, ठीक है। नाउ what I am going to do, I am going to keep electric dipole in this field। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसा टॉपिक है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखना, किसको कैप करना है? डाइपोल को। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एक डाइपोल को रख देते हैं। ये अपना डाइपोल, ठीक। अच्छा बनो, अच्छा। हाँ, तो यहाँ ये प्लस क्यू, ठीक, ये माइनस क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2 ए। ओके, ठीक है। तो यू नो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, बोथ टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो गए, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल एंड द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज 2a। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका होगा याद है किसका? यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ठीक। ये डायरेक्शन होगा पी वेक्टर का, ओके। और ये डाइपोल जो आपने इसमें रखा है, हम कंसीडर करते हैं डाइपोल मूवमेंट आर क्रिएट द एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज थीटा। हम मान लेते हैं, या फिर हम जब इसे रखते हैं तो हम ये इस प्रकार से रखते हैं कि ये डाइपोल जो है, इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल के ऊपर स्टेबल है, ओके, ठीक है। अब चलो, तो यहां तक हमने अपना डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है पूरा किया कि नहीं किया? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हुआ, ठीक है। डाइपोल डिफाइन हुआ पहले से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक ए डाइपोल आर स्टूटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्बाइंड स्ट्रक्चर जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक था अपना कंप्लीट हुआ, ओके। चलो, अब आप सोचें कि जैसे ही एक डाइपोल को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, आप जैसे ही इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यू आर स्टूटेड ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ चार्ज।
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आवेशों से उत्पन्न होता है, आवेशों से ही प्राप्त होता है। और ये स्ट्रक्चर जो जिसे आप डाइपोल बोलते हैं, ये डाइपोल जो है या विद्युत द्विध्रुव जो है वो भी एक्चुअल में एक चार्ज का ही सिस्टम है, ठीक है। और किसी चार्ज को अगर किसी चार्ज के ही फील्ड में आप रखेंगे तब आपको पता है वो चार्ज जिसको आपने इस चार्ज के फील्ड में रखा है, ठीक है, वो चार्ज आपका उस फील्ड से रिएक्शन करेगा। तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। या आपने पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं, हम डेफिनेशन भी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज, छोटू चार्ज बोल रहे थे हम, है ना, अपना छोटू, तो इसको जब रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स अप्लाई करता है। अगर यहाँ फोर्स लगा दैट्स फील्ड आर इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज इज नॉट, वरना ये नहीं होगा। तो अगर ये फोर्स लगा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपको पता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज के ऊपर डेफिनेटली फोर्स लगेगा। तो यहाँ भी आपके चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज को आपने किस में रखा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस चार्ज को रखेंगे डेफिनेटली इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक। और अब अगर फोर्स लगेगा तो आपको पता है इस प्लस क्यू पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इस माइनस क्यू पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल QE, ये आप कैलकुलेट करते हैं बिकॉज यू नो E इज इक्वल F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट, सो F इज इक्वल Q नोट E, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहां जो फोर्स होगा वो भी कितना होगा, यहां जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा, यहां लिख रहा हूं भाई ऊपर, F इज इक्वल QE। और यहां जो फोर्स होगा वो भी कितना होगा, वो भी होगा F इज इक्वल QE, ठीक है। यहां जो फोर्स वो भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इज इक्वल QE और यहां जो है वो भी F इज इक्वल QE। अब चलो बात करते हैं आगे। अभी तक हमने इनको किस में लिखा है, ओनली इन मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। तो अगर हम इस पे वेक्टर डिफाइन करें, इसको वेक्टरली डिफाइन करें, ठीक है, तो F वेक्टर इज इक्वल माइनस QE वेक्टर। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। फोर्स डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है, ये भी स्टडी करा है, ठीक है। और नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो इस फोर्स के लिए F वेक्टर इज इक्वल QE वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये होगा जो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपोजिट के लिए हमें पता है इन फिजिक्स हम साइन यूज करते हैं नेगेटिव, तो माइनस QE, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स वुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। आपका पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव के ऊपर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स अप्लाई होता है। तो यहां अकॉर्डिंग टू फिगर देयरफॉर फोर्स वुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, हमेशा रट लो चाहे कि किसी पॉजिटिव चार्ज पे, एक धनावेश के ऊपर हमेशा लगने वाला विद्युत बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि एक ऋणात्मक आवेश के ऊपर, एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। सो देयरफॉर फोर्स वुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज, बट इन द नेगेटिव चार्ज फोर्स वुड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। तो यहां से अब आपको पता चल गया कि फोर्स वुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज, की पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्षेत्र की दिशा में, एंड बट इन द नेगेटिव चार्ज फोर्स वुड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तब अगर हम यहां से
इस डाइपोल के ऊपर परिणामी नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने डाइपोल को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, थीटा एंगल पे रखा, तो आपका लगभग पूरा प्रोसेस हो गया। तो जैसे ही आप रख रहे हो, आप देख रहे हो क्या रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से पता चला फोर्सेज लगे। अब फोर्सेज अगर लग गए तो 2 लगे, दोनों चार्जेस पे लगे, तो अब आप उस नेट फोर्स को कैलकुलेट करो। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, और अब अगर नेट फोर्स निकालें, अगर आप नेट फोर्स का वैल्यू निकालें तो सो यू नो फॉर कैलकुलेटिंग नेट फोर्स इफ टू फोर्सेस, सो यू नो if two forces are acts on a object in same direction, if two forces are acts on a object in same direction, then you will say resultant के लिए हमें उन दोनों को ऐड करना होगा। बट सिंस दे आर अपोजिट डायरेक्शन, तब रेजल्टेंट के लिए, नेट के लिए आपको उनका डिफरेंस करना होगा। यू नो, ठीक है, यू नो वेल, आपका पढ़ा हुआ है कि इफ टू फोर्सेज आर एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन देन यू विल से रेजल्टेंट के लिए हमें, नेट के लिए हमें उनको ऐड करना है। बट सिंस दे आर अपोजिट डायरेक्शन देन यू फाइंडिंग द रेजल्टेंट विद सब्सट्रैक्शन। ओके, तो अगर दो फोर्स एक समान दिशा में है तो उनका नेट निकालने के लिए जोड़ना है, कॉमन सा सेंस है, कॉमन सी बात है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए उनको माइनस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू फिगर क्लियर हो रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो एफ नेट इज इक्वल QE माइनस QE। ठीक है, QE माइनस QE, या फिर नेट प्लस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये साइन जो है वो आपको यूज करना होगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो एफ नेट इज इक्वल QE वेक्टर माइनस QE। सो एफ नेट इज इक्वल 0। कितना आया? 0 0 0। चलो ठीक है, तो यहां से हमें एफ नेट 0 मिल गया। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डाइपोल को स्ट्रेट करते हैं थीटा एंगल के ऊपर तो उस पर एफ नेट का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सोचना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का नेट वैल्यू 0 है, फोर्स का नेट वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं हो सकता। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं होता। अज्यूम करें अगर इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन में लेके जाना है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फोर्स, इसे पुश करना, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई होना मस्ट है, जरूरी है। अगर इसे या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसलेटरी मोशन में लेके जाना है, उसे गति करानी है, सरल रेखीय गति करानी है, तो उसे पुश करना होगा। ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, बट अगर फोर्स का नेट वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली आपका पार्टिकल जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं हो सकता। ठीक है, बट यहां पर अगर हम सोचें कि फोर्स 0 है तो इसका मतलब फोर्स तो लगा ही नहीं। ठीक है, और फिर भी मैं ये कहूं कि फोर्स लगा है, फिर भी आपका पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है, तो वहां जो कंडीशन क्रिएट होगा, वहां जो कंडीशन प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? टॉर्क। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है वो कपल फोर्सेस हों, ऐसे फोर्स हों जो युग्म रूप में हो। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ उनकी दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हों, डायरेक्शंस अपोजिट हों।
ठीक है, और एक्शन ऑफ लाइन जो है वो भी डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो फोर्स जो होते हैं वो कपल फोर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है युग्म बल। और वे युग्म बल जो है वो उस पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन ना होने देकर उसका जो मोशन होता है उसे रोटेशनल मोशन कर देते। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ सरफेस पे है, और अगर हम इसे ट्रांसलेटरी मोशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस पेन को इस सरफेस पर पुश करना होगा और ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, राइट। बट अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं अपने इस हैंड से ऊपर की साइड और नीचे की साइड अपने राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, ऊपर की साइड राइट हैंड से और नीचे लेफ्ट हैंड से फोर्स अप्लाई करूं, तो मेरे ही दोनों हैंड, मैंने फोर्स लगाया, मैंने जो फोर्स लगाया उन फोर्स का जो मेरे दोनों हाथों से इस ऑब्जेक्ट पे लगे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ऑब्वियसली सेम है। तो फोर्स मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शनली अपोजिट। तो चेक करें, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब ट्रांसलेटरी मोशन ना करके अलोंग ए एक्सिस रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन आप चेक करें यहाँ क्रिएट हुई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये फोर्स जो है, ठीक है, ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक कपल फोर्स बनाते हैं, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन, सही कि नहीं। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन, यहां आपका डाइपोल जो है वो इस फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये आपको क्लियर है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कपल फोर्स अप्लाइड हों, कपल फोर्स एक्ट करें, तो उस सिचुएशन में अगर उन कपल फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो फोर्सेज जो है वो उसे ट्रांसलेटरी मोशन ना करा के अलोंग एक्सिस रोटेशनल मोशन करा देते हैं, ठीक है। अलोंग एक्सिस रोटेशनल मोशन कराएंगे। सो इट्स क्लियर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन सिंस दे आर, रीजन क्या है, सिंस दे आर पैरेलल एंड अपोजिट to each other, forces are act on the dipole, clear, since they are parallel and opposite each other, opposite to each other forces are act on dipole, there it from a couple, there it from a couple, यानी एक कपल फोर्स बनाएंगे। और जब कपल फोर्स बनाया जाता है या बन जाता है तो एक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डाइपोल, और ये ही आपके टॉर्क का, ये ही आपके बल आघूर्ण का टॉर्क, बता देता हूं टॉर्क, इस टॉर्क को बल आघूर्ण भी बोला जाता है, बल आघूर्ण, ठीक है। तो आप देखो पता चल रहा है अपने आप, बल आघूर्ण, टॉर्क बल आघूर्ण, टॉर्क फोर्स मोमेंटम, एक ऐसा फोर्स जो मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, टॉर्क बल आघूर्ण, यानी वह बल जो आपके ऑब्जेक्ट को आघूर्ण दे रहा हो, आघूर्ण मतलब घूमना, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, इस सिचुएशन में टॉर्क बल आघूर्ण में घूमेगा, घुमाने वाला जो बल होता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं और उसे ही टॉर्क कहते हैं, ठीक है। जिसके लिए कंडीशन ये है कि नेट जीरो होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू टॉर्क कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टॉर्क डेफिनेशन, एफ नेट इज ऑलवेज जीरो। सो जीरो है, जीरो अगर है तो यहाँ कपल फोर्सेज जो है वो इसे ट्रांसलेटरी मोशन ना करा के अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस बन जाएगा और इस एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन कराएंगे, ओके, ठीक है। और अगर ये कपल फोर्सेज हैं देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन डाइपोल, तब डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्रिएट होगा और वो टॉर्क ये +1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वापस सर वही बात, +1 में पढ़ा हुआ है, +1 में तो कुछ नहीं पढ़ा सर, कुछ नहीं पढ़ा +1 में तो, ठीक है, +1 में। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क, टॉर्क जिसे डिफाइन किया जाता है सिंबल ऑफ टो से, टॉर्क टो, टो, टो याद है, टो, टो। तो टो, अब उस टो को आप कैलकुलेट करेंगे। तो टो, यू नो टो, मैग्नीट्यूड, याद है कि मैग्नीट्यूड
ऑफ ए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, ठीक है, किसी एक बल का परिमाण, टॉर्क डिफाइन होगा टो से, टो इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, प्रोडक्ट गुणा प्रोडक्ट विथ नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ both forces. टॉर्क के लिए सिंबल टॉर्क टो इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, किसी एक बल का परिमाण, टॉर्क टो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज मल्टीप्लाई नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस, ठीक है, किसी एक बल का परिमाण गुणा उन बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो अब चलें टो कैलकुलेट करते हैं टो को। सो टो इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड क्यू ई, ओके, टो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स क्यू ई, कोई भी फोर्स उसके लिए मैग्नीट्यूड क्यू ई, परिमाण क्यू ई मल्टीप्लाई नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन पे ही तो अप्लाइड है, क्रिया रेखा ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्रिया रेखा यही है, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। अगर इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पॉइंट को सी डिफाइन करें, तो आप चेक करें ये जो डिस्टेंस होगा BC जो होगा वो नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, क्लियर, सही ना, इस बल की क्रिया रेखा ये, जिस रेखा पे लगा है वो क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, इन क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी ये लंबवत दूरी, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस BC हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, टो इज इक्वल क्यू ई मल्टीप्लाई BC, ना है, BC तो नहीं है सर, BC नहीं है, BC नहीं, निकालो BC निकालो, किसको, BC को कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा, सो ये भी थीटा, सही ना, ये थीटा सही है सर, ये सही है थीटा। अब ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, लंब आधार कर्ण, कैलकुलेट किसको करना, BC जो कैलकुलेट करना ऊपर रख लें, जो गिवन वैल्यू है नीचे रख लें, क्या दिया है AB दिया ना, AB, चलो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर लंब बटा हाइपोटेन्यूस, कर्ण क्या बना, साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ थीटा, सो P साइन ऑफ थीटा, सो P otherwise BC upon hypotenuse value 2a is equal sin of theta, implies BC 2a sin of theta, okay, good, so tau is equal QE multiply 2a sin theta, okay, तो QE multiply BC कैलकुलेट हुआ अभी, ओके, टो इज इक्वल क्यू ई मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा, सो टो क्यू 2a आगे आ गया, ई साइन ऑफ थीटा,
we know that Q2A is equal P. Q2A is equal P. So tau is equal P बना सर, P बना E sin of थीटा. ओके सर. एंड ये जो वैल्यू है ये आपका इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है. तो ये आ गया अपना टॉर्क. ठीक है. अगर हम इसको वेक्टर में डिफाइन करें तो हमें पता है, आपने पढ़ा है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए बी कोस ऑफ थीटा, इफ टू वेक्टर आर इज इन क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन ऑफ थीटा सर. सो ए को बी से रिप्लेस, बी को ई से रिप्लेस, तो ये तो सर पी क्रॉस ई बना. तो ये सर P क्रॉस E बना. तो यहाँ से अपना रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना रिजल्ट आ जाएगा टो वेक्टर इज इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. ठीक है. और ये अपना रिजल्ट आ गया. ठीक. अब यहाँ से हमें इसका यूनिट और लिखना है, तो यूनिट लिखो. यूनिट के लिए सीधा सा फंडा है, कहीं पे नहीं जाना, सीधा फॉर्मूले पे जाना. फॉर्मूला टो का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स के लिए क्या लिखते हो, न्यूटन. नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो, मीटर. तो न्यूटन मीटर. सर आपने तो बोला था कि जो भी वैल्यू है उसके साथ में जो वैल्यूज़ हैं उनका यूनिट, तो वहाँ से निकाल लो. पी के लिए क्या लिखते हो, Q2A. ई के लिए क्या लिखते हो, F अपॉन Q. Q का क्या आएगा, कूलोम. 2A का मीटर, मल्टीप्लाई न्यूटन अपॉन कूलोम. कूलोम कूलोम कैंसिल, क्या आया वापस, न्यूटन मीटर. तो यहाँ से सीधा सा फंडा है, यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकालें, यूनिट एक जैसा आना है. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अपना टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो पी ई साइन थीटा होता है. और वो टॉर्क किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो हमेशा उस डाइपोल को घुमाएगा, हमेशा रोटेट कराएगा. ठीक है. और अगर ये वेक्टर वैल्यू है तो सीधी सी बात है, डेफिनेटली इसका डायरेक्शन तो होगा. अब डायरेक्शन तो है. और याद रखना, देखो एक तो सीधा सा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू वेक्टर वैल्यू है और वो वेक्टर वैल्यू जो है वो दो वेक्टर वैल्यूज़ के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको डिफाइन हो रहा है. ठीक है. कोई भी वेक्टर वैल्यू अगर आपको दो वेक्टर वैल्यूज़ के क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, तो आपका वो वैल्यू ऑब्वियसली वेक्टर वैल्यू होगा, बिकॉज द वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट आर ऑलवेज ए वेक्टर वैल्यू. वेक्टर और दो वेक्टर वैल्यूज़ का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है. ये भी +1 में पढ़ा था. +1 में क्या क्या पढ़ा था, इतना पढ़ा ही नहीं था. फिर भी वापस यहाँ से टो इज इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. तो इसका मतलब दो वेक्टर वैल्यूज़ के क्रॉस प्रोडक्ट से आया, तो इसका मतलब वेक्टर वैल्यू होगा. अब अगर वेक्टर वैल्यू है तो वेक्टर वैल्यू का डायरेक्शन भी होगा. और अब इसका अगर हम डायरेक्शन डिफाइन करें तो इनका डायरेक्शन, वैसे तो याद रखना, आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन के लिए एक सीधा सा फंडा है कि जब भी कोई वेक्टर वैल्यू दो वेक्टर वैल्यूज़ के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन हो तो उस सिचुएशन में उनका डायरेक्शन, उन वैल्यूज़ का डायरेक्शन जो दो वैल्यू के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, जो दो वैल्यू के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, उस वैल्यू का डायरेक्शन उन दोनों ने जो प्लेन क्रिएट किया है उस प्लेन के नॉर्मली होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा. तो बात सीधी सी है बच्चों यहाँ पे कि P और E ने, ये बहुत से लॉजिक्स में आपको यूज होगा, बहुत से टॉपिक्स में यूज होगा, तो इस फंडे को आप सीधा वैसे याद रखें. डायरेक्शन पूछे तो आपको रूल यूज करना होगा. ठीक है. विदाउट रूल आप यहाँ डायरेक्शन बता नहीं सकते. तो डायरेक्शन के लिए तो वरना एक सीधी सी बात है कि ऐसी कंडीशन जहाँ भी हो, जैसे C वेक्टर इज इक्वल डिफाइन होता हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो याद रखना C वेक्टर भी वेक्टर वैल्यू होगा.
और इस सी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ए और बी ने जो प्लेन बनाया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात सीधी सी है। ऐसे ही ई वेक्टर इज इक्वल एफ क्रॉस जी, तो यहाँ पे भी आपका ई वेक्टर वैल्यू होगा और इसका डायरेक्शन एफ जी ने जो प्लेन बनाया है उसके परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट आपके टो का डायरेक्शन भी पी और ई ने जो प्लेन बनाया है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमेशा टो की दिशा जो है वो पी और ई द्वारा निर्मित तल के लंबवत होगी। फिर भी हम यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आप हमेशा जो है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को आप राइट हैंड स्क्रू रूल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये तो रट लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर इज नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। टॉर्क का डायरेक्शन पी और ई ने जो तल बनाया है उसके लंबवत है। ठीक है, बट विच इज डिसाइडेड बाय, आप उसे ज्ञात कर सकते हैं, विच इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। आप उसको ज्ञात कर सकते हैं दक्षिण हस्त स्क्रू नियम से। ठीक है, पेच नियम से। क्या है बता देता हूँ एक बार, छोटी सी बात है, वैसे तो पढ़ा है 11th में पढ़ा है, ठीक है, +1 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। उस स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं पी वेक्टर, ई वेक्टर, और ये आपका पी वेक्टर, और अलोंग दिस एक्सिस आपका डाइपोल जो वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्क्रू लेना है, एक स्क्रू लिया, ठीक है, स्क्रू पेच, उस स्क्रू को रोटेशनल एक्सिस पे रखा, यहाँ रखा, ठीक है, ऐसे बुचुक, ठीक है, ऐसे रखा और रख के उसको टाइट करना है, ऐसे करेंगे, सही ना भाई, ओके, ठीक है। तो हम ई ऐसे ही, अकॉर्डिंग टू फिगर ई ऐसे ही, ये पी ऐसे ही, ठीक है, और हमें पता करना है टो वेक्टर वैल्यू है तो उसका डायरेक्शन किधर है। तो इसके लिए टो का डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या करें, स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग पी ई पी, और एक स्क्रू लिया, यहाँ रखा, टाइट, ओके, और टाइट करना जब शुरू करें तो उसका निब जो है, उसका नोक वाला हिस्सा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में अंदर जाएगा, उसकी नोक वाला हिस्सा जिस डायरेक्शन में अंदर जाएगा वो डायरेक्शन ही किसका डायरेक्शन होगा, टो का। ओके, तो ये डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटी सी प्रॉब्लम्स दो और हैं, वो हैं कि आपने टो का वैल्यू निकाला, आपको पता चल गया कि ये टो जो है वो इसको घुमाएगा। अब घुमाएगा तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस भी बनेगी। अब वो स्पेशल कंडीशंस निकालें, और वो स्पेशल कंडीशन क्यों, क्योंकि आप याद रखना फिजिक्स में अगर आपका कोई भी फॉर्मूला अगर थीटा बेस्ड होता है तो वहाँ हमें उनके लिए स्पेशल कंडीशंस डिफाइन करनी होती है। महत्वपूर्ण अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं, उनमें अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें, सबसे पहले कंसीडर करें कि थीटा इज इक्वल 0, ठीक है। इन दिस सिचुएशन साइन थीटा या साइन 0 इज इक्वल 0, सो टो यू नो पी ई साइन थीटा, सो टो इज ऑल्सो 0, ठीक है। मिनिमम यानी टो का वैल्यू क्या मिला, मिनिमम। अब दूसरी, थीटा इज इक्वल 180, साइन 180 ऑल्सो इज 0, साइन, सो टो इज इक्वल पी ई साइन थीटा, सो टो इज इक्वल 0, ये भी वैल्यू क्या है, 0। सर दोनों कंडीशन में 0 आ गया, ये भी मिनिमम तो सही है, लेकिन ये सिचुएशन ये तो होता है स्टेबल और ये होता है अनस्टेबल, स्थाई, अस्थाई, समझे। थीटा इज इक्वल 0, इट मीन्स थीटा आर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और पी द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य का कोण है।
ई और पी के मध्य का कोण थीटा है और वो थीटा 0 हुआ। इसका मतलब देखो फिगर के अकॉर्डिंग ये ई और ऐसे ही डाइपोल को रख दिया, मतलब इधर प्लस क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आ गया, ये पी वेक्टर आ गया। तो जो डायरेक्शन ई का वही पी का, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो थीटा बोलो कितना हुआ 0 और थीटा 0 हुआ तो पी साइन थीटा के अकॉर्डिंग साइन 0 तो भी क्या आया 0। अब सोच के देखो टॉर्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। देखो टॉर्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। टॉर्क क्यों नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क का काम होता है घुमाना। अब देखो अगर इधर बल लगा, इधर बल लगा तो ये बल इसे घुमा के एट लास्ट कहाँ तक लाएगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सिचुएशन में ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये ना इधर खींचे, ये ना इधर खींचे। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल पे होता है ऐसा कि ये नीचे जाता है, ऐसे भुचुक 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 ऐसे करता रहता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एसएचएम होता है, लेकिन वो स्टेडी +2 के लेवल पे नहीं है। तो हम यहाँ पर खाली इतना पढ़ेंगे। तो इस सिचुएशन में थीटा 0 होते ही टो 0 और टो 0 होते ही मिनिमम। तो इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, इससे आगे नहीं जा सकता ना। अब बॉडी यहाँ स्टेबल हो गई तो ये होता है स्थायी संतुलन, स्टेबिलिटी। बट अब अगर इधर प्लस इधर माइनस हो तो P ऐसे गया कि नहीं गया, और P ऐसे गया तो थीटा चेक करो कितना हुआ 180, और थीटा अगर 180 हुआ तो अब कंफर्ट फील करेगा क्या? आपका डाइपोल कंफर्ट फील करेगा? नहीं करेगा। आपका ऑब्जेक्ट कंफर्ट फील नहीं करता। जब कोई बॉडी कंफर्ट फील करता हो वो स्थायी संतुलन है, वो स्टेबिलिटी है, और जब कोई बॉडी कंफर्ट फील नहीं करता वो अस्थायी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका डाइपोल जो है वो अनकंफर्टेबल है। इस सिचुएशन को अनस्टेबल बोला जाएगा। बट इन बोथ ऑफ कंडीशन टो आर 0। ठीक है, बट टो 0 होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्टेबल है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा P का E वेक्टर के क्या होना है, पैरेलल होना है, और इसमें P और E जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। ओके, ठीक है। एंड इट लास्ट थर्ड, मिटार दें इसको, मिटार दें भाई। ठीक है, और एक लास्ट जो आता है थर्ड, वो आता है अपना थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल 90। तो सर साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है। तो सर साइन 90 का वैल्यू अगर 1 होता है तो टो इज इक्वल पी ई साइन थीटा होता है, और वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो टो इज इक्वल पी ई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्या होगा सर, ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन पे अप्लाइड टॉर्क वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी डाइपोल ऐसे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ओके, तो इसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन P एंड E आर 90 डिग्री देन द अप्लाइड टॉर्क ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज मैक्सिमम। ओके, तो ये कंडीशंस जो है वो आपको डिफाइन करनी है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then couple of force, according to topic, then couple of force act on it while net force is 0। तो यहाँ से हमने ये ही पढ़ा है कि जब हम किसी भी डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो किसी डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर कपल फोर्स अप्लाई होंगे, बल युग्म लगेंगे, और वो बल युग्म उस पर बल के परिणामी मान को हमेशा 0 बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। इसके लिए स्पेशल केसेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थॉट आपसे कोई पूछ ले भाई, क्या पूछे कि आपको कोई कहे कि एक विद्युत द्विध्रुव को, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो बोलो क्या होगा। तो आपको सीधे ही कहना है कि अगर यूनिफॉर्म में रखा है तो दोनों चार्जेस के ऊपर अप्लाइड फोर्स वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो वो कपल फोर्स बनाएंगे। कपल फोर्स बनाएंगे तो नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 बनना है, और नेट इफ द नेट आर 0 देन
डाइपोल वो जो है ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, रोटेशनल करेगा, और रोटेशनल के लिए क्या होगा, टॉर्क होगा। ओके, तो व्हेन एन डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए कपल ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट डाइपोल, ठीक है। देन वाइल नेट फोर्स इट इज 0, तो इस कंडीशन में नेट 0 हो जाएगा, एंड देन नेट फोर्स इज 0, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन डाइपोल, तब उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, राइट। और सेकंड, अब मान लो आपसे कोई बंदा बोलता है कि यूनिफॉर्म में नहीं रखना रे बाबा, नॉन यूनिफॉर्म में रखना, असमान में रखना। असमान यानी दिशाएं, ऐसा हो गया ना, ये दिशाएं परिमाण बदलता रहे, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी, यानी जो फोर्स ज़्यादा होगा, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा होगा इस फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में जिस चार्ज के ऊपर फील्ड ज़्यादा होगा, डाइपोल के जिस चार्ज के ऊपर फील्ड ज़्यादा होगा, डाइपोल उस साइड जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, ठीक है, और साथ में घूमता भी जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कपल फोर्स भी बनेगा, ठीक है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर एक्ट्स, ठीक है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली फोर्स भी है, और रोटेशनल मोशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली यस, सो टॉर्क भी है, ठीक है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड टॉर्क बोथ ऑफ एक्ट्स। सो अपना ये था टॉर्क का टॉपिक, इसे आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, ओके। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, और एक अपना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक टॉपिक और बाकी है, परमिटिविटी, ठीक है। उसके बारे में हमने स्टडी तो करा था, लेकिन फिर भी एक बार वापस उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।